ओके चलो, December 2024, question number 4A, attempt anyone. Derive expression for resonance frequency in RLC series circuit and show how reactance मतलब कौन, XL and XC, impedance मतलब कौन, Z, current मतलब I, vary with frequency. ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ ये तीनों कैसे वेरी करते वो भी मुझे दिखाना है. तो रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट, ये क्या कंसेप्ट है? तो रेजोनेंस कब अकर होता है? एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक्सएल बिकम्स इक्वल टू एक्ससी. तो उस फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम होते हैं, उसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. इन दिस कंडीशन XL is equal to XC is called series resonance. The frequency at which it occurs is called as resonant frequency. Expression for resonance frequency XL. XL का फॉर्मूला बोलो 2 pi FL और XC का फॉर्मूला 1/2 pi FC. तो गाइस फ्रीक्वेंसी कौन सी? रेजोनेंस वाली, इसलिए सफिक्स में R जोड़ दो. ओके, तो FR वो साइड लेके जाओ, FR इंटू FR का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 pi इंटू 2 pi 2 pi का स्क्वायर, ये 2 pi नीचे आएगा ना, और L इंटू C यहां पे रहेगा. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट. तो FR आएगा यहां पे 2 pi द होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओनली 2 pi, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ LC. तो बच्चों रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2 pi अंडर रूट ऑफ LC. दिस इज इक्वेशन फॉर व्हाट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब बच्चों रिएक्टेंस यानी XL XC, इंपीडेंस और करंट, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वो नोट करके दिखाना है. अंडर रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट XL और XC दोनों क्या रहते हैं? सेम. मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इज सेम एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. फिर आप जानते हैं इंपीडेंस, Z मतलब क्या? इंपीडेंस. इंपीडेंस क्या रहता है? रेजिस्टेंस प्लस J इंटू XL माइनस XC. क्योंकि XL और XC दोनों सेम है तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? 0. तो R प्लस J इंटू 0, J इंटू 0 0, तो इज इक्वल टू R. मतलब Z मतलब कौन? इंपीडेंस. R मतलब कौन? रेजिस्टेंस. तो इंपीडेंस और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाते हैं? सेम. इंपीडेंस इज नथिंग बट इक्वल टू रेजिस्टेंस इन सीरीज RLC रेजोनेंस कंडीशन. मतलब एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी impedance will be same as resistance. net reactance मतलब XL माइनस XC उस समय क्या हो जाते हैं? 0. करंट इज मैक्सिमम अंडर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अगर ग्राफ प्लॉट करे तो ग्राफ ऐसे आता है. ठीक है, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम, IMX आता है. ठीक है, पावर का भी ग्राफ सिमिलर आता है. पावर इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो ये आपको एक्सपेक्टेड है एग्जाम में लिखना. नेक्स्ट करते हैं, डिराइव रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज. मतलब रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन line voltage and phase voltage for three phase star connected balanced RL load. ठीक है, RL लोड बैलेंस लोड है. ओके, तो ड्राइंग कैसे आएगी वो मैं समझाता हूँ. डेरिवेशन की ड्राइंग कैसे आएगी मैं समझाता हूँ. चलेगा ना? समझाए तो ओके. ये ट्यूशन के नोट से किया तो भी चलेगा,
मैं क्विक एक रिवीजन आपको दे देता हूं। तो 3 फेज रहेंगे, वो 3 फेज कौन से है? रेड, येलो, ग्रीन, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो रेड वाला मैं बता देता हूं, पहले रेड बना देता हूं। तो ये जेड फेस, ये रेड वाला, ओके। येलो वाला, ये येलो का फेस, जेड फेस, ये येलो वाला, ये कौन सा? रेड वाला, ओके। अब RYB होता है ना, तो ब्लू होना चाहिए यहाँ पे कौन सा आएगा? ब्लू आएगा। ये जेड फेस, ये ब्लू वाला, ओके गाइस। और न्यूट्रल मैं ग्रीन कलर के पेन से बना देता हूं, न्यूट्रल, ओके। अब इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले आएगा लाइन करंट। तो लाइन करंट, 3 impedance of same values are connected to neutral। तो लाइन करंट इसमें क्या क्या है? सबसे पहले साइड में लिखता हूं लाइन करंट, ठीक है। तो लाइन करंट कौन कौन सा है इसमें? IR, IY और IB। देखो ये रेड में से पास हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? IR। येलो में से पास हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? IY। और ब्लू में से, ब्लू वाली जो लाइन है उसमें जो पास हो रहा है उसको बोलेंगे IB। तो लाइन करंट कौन कौन सा है? IR, IY एंड IB, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा होता है? लाइन करंट के बाद में क्या होता है? लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, ओके। लाइन करंट का सिंबल क्या है बच्चा? IL। लाइन करंट का सिंबल क्या है? IL। लाइन वोल्टेज का सिंबल क्या है? VL। तो लाइन करंट तो ये 3 है। लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कोई बताएगा मेरे को? लाइन वोल्टेजेस, यस, बोलो। R और Y के बीच में, तो लाइन वोल्टेज VRY, लाइन R और लाइन Y के बीच में वोल्टेज जो है वो क्या है? VRY। तो इधर क्या लिखूं मैं? VRY। फिर उसके बाद में नेक्स्ट Y और B के बीच में VYB, VYB, VYB। सर मैं BY लिख दिया तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि सीक्वेंस मेंटेन करना है। R के बाद Y, Y के बाद B, B के बाद R, ये सीक्वेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो उसके बाद में नेक्स्ट कौन है? VBR। RB लिखना हुआ नहीं चलेगा, VBR। तो नेमिंग कर देता मैं, VRY, बोलो VRY, फिर VYB, फिर VBR। उसके बाद में लाइन वोल्टेज के बाद में क्या है बच्चों? फेज करंट, फेज करंट। नेक्स्ट इज फेज करंट। तो V फेज, फेज करंट कैसा है बच्चा? सॉरी, I फेज। स्टार कनेक्शन लोड में, स्टार कनेक्शन लोड में देखो फेज में R से N तक फेज है, तो वही करंट फ्लो होगा जो लाइन में फ्लो हो रहा है। तो फेज करंट और लाइन करंट क्या होता है? सेम। तो इधर क्या लिखूंगा? बोलो IR, IY। आपको बोलना है, आपको लर्न हो गया ना अभी, पेपर है कल। IB, करेक्ट है। फिर उसके बाद में कौन होता है? लाइन, लाइन करंट हो गया ना, फेज करंट हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया, अभी क्या? फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज। बोलो भाई फेज वोल्टेज कैसे लिखेंगे? V फेज। फेज वोल्टेज कैसे रहेगा? गौर से सुनो, सुनो। फेज वोल्टेज ऐसे करो, ये R है तो ये भी कौन है? R है। R और N के बीच में फेज वोल्टेज है, VRN। VRN is same as VR, VRN is same as VR। उसके बाद में नेक्स्ट ये B है, तो ये भी कौन है भाई? B है। B और N के बीच में कौन सा वोल्टेज? VBN। VBN is same as VB। ये Y है तो ये भी कौन है? Y है। N और Y के बीच में जो वोल्टेज है VYN,
इज सेम एज वी वाई। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको एग्जाम में ड्रॉ करते आनी चाहिए और ये लिखते आना चाहिए। बोलो यहां पे क्या लिखो, वी आर एन कॉमा वी वाई एन, सीक्वेंस मेंटेन करो आर वाई बी, फिर वी बी एन। इसी को क्या लिख सकते हैं बच्चा, वी आर वी वाई वी बी। सबको समझ में आ गया? ओके, ये लिख देने के बाद अब फॉर स्टार कनेक्टेड लोड हमें क्या पता चला, ये ड्राइंग से क्या पता चला, लाइन करंट इज सेम एज फेज करंट। तो मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड क्या पता चला, लाइन करंट इज सेम एज फेज करंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, लाइन करंट और फेज करंट में ये रिलेशन है। ओके चलो नेक्स्ट, उसके बाद में नाउ वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, नाउ वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यहां पे देखो, आपको यहां पे ऐसे देखना है, ऐसे गोल घुमाना है, ठीक है। ये देखो ये वाला सर्किट, वी आर एन इज नथिंग बट, देखो वी आर वाई इज वी आर एन प्लस वी एन वाई। तो देखो वी आर वाई इज नथिंग बट व्हाट, वी आर एन, ऐसे जाते देखो, देखो आर वाई इज व्हाट, आर एन प्लस एन वाई, वी आर एन प्लस वी एन वाई। नाउ गाइज वी आर एन एज इट इज, वी एन वाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस वी वाई एन लिख सकते हैं, ठीक है। वी एन वाई को क्या लिख सकते हैं, माइनस वी वाई एन। बट वी नो वी आर एन इज सेम एज वी आर, वी आर एन इज सेम एज वी आर माइनस वी वाई एन इज सेम एज वी वाई। तो अब ये लॉजिक डेवलप हो गया, वी आर वाई इज व्हाट, वी आर माइनस वी वाई। सिमिलरली गाइस वी आर वाई जैसे मैंने निकाला वैसे वी वाई बी के लिए और वी बी आर के लिए कर सकता हूं। वी वाई बी के लिए क्या कर सकता हूं, वी वाई बी इज नथिंग बट वी वाई माइनस वी बी, एंड वी वाई बी के बाद में कौन है, बी आर। वी बी आर के लिए क्या लिख सकता हूं, वी बी आर के लिए वी बी माइनस वी आर। एग्जाम में याद नहीं आई डायरेक्ट लिख देना, कोई तकलीफ होगा नहीं। ओके नाउ डेरिवेशन, नाउ डेरिवेशन, नाउ डेरिवेशन। डेरिवेशन यहां से चालू हो रहा है, लेकिन ये यहां तक लिखना एग्जाम में जरूरी है, ठीक है। आप सीधा डेरिवेशन स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो मैं तीनों फेस ड्रॉ करता हूं, तीनों फेस ड्रॉ करता हूं। पहले कौन सा फेस है, रेड। रेड के बाद कौन सा आएगा, 2 मिनट, रेड है तो रेड पेन से करता हूं, रेड पेन से। ये कौन है, वी आर, वी आर। फिर उसके बाद मैं येलो करता हूं, ये कौन है, वी वाई, और वी बी, वी बी। तीनों लोड सेम है। वोल्टेज में एंगल कितना रहेगा बच्चा, बताओ मेरे को, ये एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। ये कितना रहेगा, 120 डिग्री। ये भी कितना है बच्चा, 120 डिग्री। और यहां से भी कितना है, 120 डिग्री। सबको समझ में आ गया? ओके अब बच्चों मेरे को बताओ, यहां पे देखो ये वी वाई है, ये कितना है, वी वाई। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस वी वाई। इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस वी वाई। अब वी आर एंड माइनस वी वाई क्या देंगे, देखो वी आर एंड माइनस वी वाई क्या देंगे, वी आर माइनस वी वाई इज व्हाट, वी आर वाई। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में लगाऊंगा, देखो तो इन दोनों के बीच में से कौन आएगा, वी आर वाई। कैसे देंगे, देखो ये देखो भाई, ये कौन है, वी आर, और ये वी माइनस वी वाई है ना, तो ये यहां से आएगा,
ये कौन रहेगा, माइनस वी वाई। ये वी आर मैं यहां पे लिखता हूं, लगे तो ये देखो वी आर माइनस वी वाई, व्हाट विल आई गेट, वी आर वाई। किस किस को समझ में आ गया, बराबर है, वी आर माइनस वी वाई, मुझे क्या मिलेगा रिजल्टेंट, वी आर वाई। अब ये जो ट्रायंगल है इधर मैं यहां पे वी आर जो है ये वी आर है, तो ये भी क्या आ जाएगा, वी आर ही आएगा। ओके, अब इस ट्रायंगल में मैं नेमिंग कर देता हूं, इस ट्रायंगल में नेमिंग कर देता हूं ओ ए बी, लेट मी कॉल दिस एज ओ, दिस एज ए एंड दिस एज बी। आफ्टर दैट ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए टू ओ बी, ए से ओ बी की तरफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से पेन से ड्रॉ करूं, 2 मिनट, ग्रीन पेन से ड्रॉ करता हूं। ए से ओ बी की तरफ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो जो मीट करेगा एट पॉइंट एम। तो यहां पे मैं डेरिवेशन में लिखता हूं, डेरिवेशन में कैसे क्या चालू हुआ, यर, बोलो क्या किया मैंने, वी आर माइनस वी वाई इज व्हाट, वी आर वाई, वी आर वाई इक्वल टू व्हाट, बोलो भाई, वी आर माइनस वी वाई। सही है, ड्रॉ क्या बोला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए टू ओ बी which meets line OB at M। तो ये कंस्ट्रक्शन आपको करना है। अब इसके बाद में AM is perpendicular bisector to OB as AM is perpendicular bisector to OB। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चा, OM is equal to MB, therefore OM is same as MB and it is half of what, half of OB। सबको समझ में आ गया, it is half of OB। अब डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद में नेक्स्ट इन ट्रायंगल OMA, ट्रायंगल OMA कंसीडर करेंगे अभी। चलो इन ट्रायंगल OMA, OMA। अब बच्चों देखो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना है, ये 60 डिग्री है, और ये कितना आएगा 30 डिग्री। 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, तो cos 30, cos 30 क्या आएगा बोलो, cos इज व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट क्या है OM और हाइपोटेन्यूस क्या है OA, OM डिवाइडेड बाय OA। अब cos 30 आप कैल्शियम में डाल के देखो, cos 30 कितना आता है, √3/2। ओके, cos 30 की जगह पे √3 डिवाइडेड बाय 2। OM की जगह पे मैं हाफ OB लिख सकता हूं। OM की जगह पे क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ OB डिवाइडेड बाय क्या है OA, OB डिवाइडेड बाय OA। सबको समझ में आ गया। ओके, अब देखो √3/2 एज इट इज, ये 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 OB डिवाइडेड बाय क्या आया OA। अब यहां पे देखो बच्चा 2 क्या हो गया, कैंसल, 2 हो गया कैंसल। अब मेरे पास आया OB इज इक्वल टू √3 टाइम्स OA, OB इज इक्वल टू √3 टाइम्स OA। लेकिन OB कौन है, O से B कौन है, VRY इज इक्वल टू √3 टाइम्स OA कौन है बच्चा, OA कौन है VR, OA कौन है VR। लेकिन VRY कौन था, देखो VRY कौन था, लाइन वोल्टेज, और VR कौन था, फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज इज, देयरफॉर लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, √3 टाइम्स फेज वोल्टेज। तो इस तरह से बच्चों ये डेरिवेशन खत्म हुआ। लेकिन एग्जाम में जब भी ये डेरिवेशन आता है आपको फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करनी पड़ती है। तो करंट का रिलेशन क्या है, लाइन करंट इज सेम एज फेज करंट, बट लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इज या फिर इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, फेज वोल्टेज इज व्हाट,
1/√3 टाइम्स लाइन वोल्टेज फॉर स्टार कनेक्टेड लोड। ये किसके लिए है? फॉर स्टार कनेक्टेड लोड। ओके, चलो अब पावर करना पड़ता है। पावर पी का फॉर्मूला क्या है? पावर इज फेज पावर इज व्हाट? फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट, फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू कॉस फाई। अब फेज वोल्टेज, फाई इज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट। मैं नोट करके लिख के देता हूं। फाई इज एंगल बिटवीन व्हाट? वी फेज एंड आई फेज। ओके, तो ऐसा होता है। अब फेज वोल्टेज की जगह पे क्या लिखेंगे? फेज वोल्टेज की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/√3 इंटू VL, या फिर सिर्फ VL अपॉन √3। और फेज करंट की जगह पे IL, डायरेक्ट लाइन करंट लिखा तो भी चलेगा क्योंकि दोनों क्या है? सेम। तो ये फॉर्मूला भी मैंने डिराइव कर दिया इंटू व्हाट? कॉस फाई। तो दिस इज पावर फॉर सिंगल फेज। ये एक सिंगल फेज का पावर है। दिस इज पावर फॉर सिंगल फेज। दिस इज पावर फॉर सिंगल फेज। तो 3 फेज पावर क्या होगा? इंटू 3 करना पड़ेगा। तो 10 टोटल पावर फॉर 3 फेज, 10 टोटल पावर फॉर 3 फेज। टोटल पावर फॉर 3 फेज कैसा आएगा? P इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिंगल फेज का पावर। ओके, 3 टाइम्स VL अपॉन क्या आएगा? √3 IL इंटू कॉस फाई। गाइज 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 लिख सकता हूं। 3 को क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू √3 VL IL upon √3 into cos phi. √3 will get cancelled out. √3 will get cancelled out. तो ये 3 फेज का पावर कितना है? √3 VLIL into cos phi। ये पावर का फॉर्मूला है। सबको समझ में आ गया? अब इसका कंप्लीट द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कंपल्सरी है। डेरिवेशन आए, न्यूमेरिकल आए, फेजर डायग्राम इज कंपल्सरी। न्यूमेरिकल भी आ गया ना इसका, तो फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, कंप्लीट फेजर डायग्राम। आपके मार्क्स कटेंगे अगर डायग्राम नहीं बनाते तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए फॉर्मूले क्या है? VRY का फॉर्मूला क्या है? VR माइनस VY। फिर नेक्स्ट YB, फिर नेक्स्ट BR। सीक्वेंस तय कर रहा है, R के बाद Y के बाद B के बाद फिर से कौन? R। ऐसा है ये। VYB मैंने सीखा है आपको, VY माइनस VB, और VBR सीखा है मैंने आपको, VB माइनस VR। अब फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले RYB बना लो। चलो VR बनाओ। ये क्या बनाया? VR। ओके, उसके बाद में VY बना दो। VY कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे VY। और VB ऐसे ऊपर बनाओ, VB। आप एग्जाम में एक ही कलर के पेन से बनाओगे, यहाँ पे मैं लिबर्टी ले रहा हूं और अलग पेन यूज कर रहा हूं। अब देखो VY है तो ये कौन रहेगा? माइनस VY। सही है, माइनस VY। अब VR माइनस VY क्या है? VR माइनस VY क्या है? VRY। कौन है? VRY। दोनों के बीच में से कौन आएगा? VRY। ऐसा क्यों? क्योंकि ये माइनस VY है तो ये भी कौन है? माइनस VY है। ये भी माइनस VY है। ये VR है तो ऊपर भी कौन है?
वी आर है। तो ये ट्राइंगल कंप्लीट होता है। वी आर माइनस वी वाई इज नथिंग बट वी आर वाई। ऑन सिमिलर ग्राउंड्स यू ड्रॉ हियर। देखो भाई, ये वी आर है तो ये साइड कौन जाएगा? माइनस वी आर। सेम लेंथ का लेने का, सेम लेंथ का लेने का, ये माइनस वी आर है। अब वी वाई माइनस वी आर, वी वाई माइनस वी आर है क्या, या वी आर माइनस वी वाई है? ओके, चेक करते हैं। नहीं हो रहा है, इनके साथ नहीं बन रहा है, वी आर और वी वाई के नहीं। वी वाई के साथ कौन है? माइनस वी बी है। तो चलो वी बी को ले लेते हैं। वी बी, ये कौन लिया? माइनस वी बी। ये वी बी है तो माइनस वी बी। ओके, वी वाई और वी बी के साथ हो रहा है, यस। वी वाई माइनस वी बी क्या बनता है? वी वाई बी। तो इनके साथ क्या बनेगा? नीचे स्ट्रेट लाइन ले लो, वी वाई बी बनेगा। कैसे? ये देखो, ये वी माइनस वी वाई वी बी है तो ये भी कौन है? ये माइनस वी बी है। ये वी वाई उधर लिखता हूं मैं, रुको। तो देखो ये डायग्राम ऐसा है, वी वाई माइनस वी बी विल गिव मी व्हाट? वी वाई बी। ओके, और आप चाहे तो यहां पे भी करो, माइनस वी बी, और ये कौन है? कौन आएगा? ये वी वाई, तो ये भी कौन आएगा? वी वाई। सबको समझ में आ गया? ओके, नाउ सेम लॉजिक हियर। हाँ, वी बी माइनस वी आर, वी बी माइनस वी आर, कौन आएगा बीच में? कौन आएगा? बोलो ना भाई। वी बी आर आएगा। कैसे? देखो भाई, मैं करता हूं। हाँ, ये माइनस वी आर है तो इसको पैरेलल यहां पे भी कौन आएगा? इसको पैरेलल यहां पे भी कौन आएगा? माइनस वी आर आएगा। और इसको पैरेलल यहां पे कौन आएगा? वी बी आएगा। डॉटेड 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 वी बी। आप एक दो बार बनाओगे आ जाएगा, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। और रिगार्डिंग करंट, करंट जो है वो यहाँ पे मैं लैग होता हुआ दिखाता हूँ। कौन सा कलर लूँ समझ में ही नहीं आ रहा, ऑरेंज ले लेता हूँ। तो करंट जो है यहाँ पे मैं लैग होता हुआ नजर आ रहा है। आई आर वी आर को लैग करेगा एट एंगल फाई, और वी बी को भी लैग करेगा करंट आई बी एट एन एंगल फाई, और वी वाई को भी लैग करेगा एट एन एंगल फाई। ओके, तो ये कौन है? आई वाई, और ये आई बी, ये आई आर। ओके, चलो नोट, वी आर कंसिडरिंग लोड एज प्योरली इंडक्टिव, करंट लैग्स फॉर इंडक्टिव लोड, तो इसलिए फाई मैंने लैग होता हुआ दिखाया है। नोट, वी आर कंसिडरिंग लोड एज इंडक्टिव। ठीक है, चलो, तो इस तरह से डेरिवेशन समाप्त हुआ। चलो नेक्स्ट। ओके, एक्सप्लेन power triangle. Explain power triangle in RL circuit and estimate 3 types of powers in a typical motor winding circuit. Okay, न्यूमेरिकल बाद में करते हैं। पहले देखो पावर ट्रायंगल क्या होता है। पावर ट्रायंगल में यहाँ पे होगा एक्टिव पावर। क्या होगा? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को डिनोट किया जाता है बाय सिंबल P। ठीक है, फिर उसके बाद में वर्टिकल डायरेक्शन में होगा रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इसका नोटेशन है Q। और एपरेंट पावर जो है वो ये है, ये एपरेंट पावर है, इसको बोलते हैं पावर ट्रायंगल। एपरेंट पावर डिनोटेड बाय कैपिटल S। तो ये जो एंगल होता है ये फाई होता है। ठीक है, तो ये जो होता है सबसे पहले आप एपरेंट पावर लर्न होना चाहिए। एपरेंट पावर VI है। एपरेंट पावर कितना है? VI। तो एंगल के पास वाला क्या होता है? VI cos फाई, और ये बचा हुआ क्या रही है? VI sin फाई। तो इस तरह से ये ट्रायंगल को लर्न कर लो। इसके यूनिट्स पता होने चाहिए आपको। यूनिट्स, एक्टिव पावर का यूनिट है वैट, एक्टिव पावर का यूनिट है वैट। रिएक्टिव पावर का यूनिट है वोल्ट, एम्पियर, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ऐसा उसका नाम है, VAR का फुल फॉर्म। और एपरेंट पावर जो है, एपरेंट पावर का यूनिट है
वोल्ट एम्पियर वीए उसका यूनिट एपरेंट पावर का। ये पावर ट्रायंगल है, अच्छे से बना लेना, नोटबुक में अच्छे से सिखाया हुआ है मैंने। इसके डेफिनेशंस एग्जाम में आते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूं। तो एपरेंट पावर इट इज डिफाइंड एज apparent power it is defined as product of RMS value of voltage and current V into I। इसका वोल्ट एम्पियर यूनिट है। एक्टिव पावर को ही ट्रू पावर कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट VI cos phi। यूनिट है इसका वैट्स। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या है? इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। इट इज VI sin phi। वोल्टेज एम्पियर रिएक्टेंस। ओके, तो न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू करते हैं। ओके, मोटर वाइंडिंग सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 30 ohms एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 40 ohms। तो R का वैल्यू है 30 ohms, XL यानी उसका वैल्यू है 40 ohms। ओके, व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस 230 वोल्ट AC सप्लाई। वोल्टेज कितना दिया है? 230 वोल्ट AC सप्लाई दिया है। तो क्या फाइंड क्या करने का है? तीनों तरह के पावर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करोगे? सबसे पहले इंपीडेंस निकालो। इंपीडेंस इज व्हाट? इट इज रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। कैल्शियम में डालो, इंपीडेंस आएगा 50 ohms। तो सर्किट करंट इज वोल्टेज डिवाइड बाय इंपीडेंस। तो वोल्टेज कितना है? 230 डिवाइड बाय 50 करो, 4.6 एम्पियर करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है। तो वोल्टेज आ गया, करंट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट पावर्स। एक्टिव पावर कैसे आएगा? एक्टिव पावर अभी अभी किया, VI cos phi। वोल्टेज इज 230 वोल्ट्स, करंट इज 4.6 एम्पियर। cos phi 0.6 कैसे आया? cos phi रेजिस्टेंस ट्रायंगल से आया। रेजिस्टेंस ट्रायंगल में क्या रहता है? cos phi इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। रेजिस्टेंस ट्रायंगल ऐसा रहता है बच्चा, देखो भाई, रेजिस्टेंस ट्रायंगल ऐसा रहता है। यहाँ पे जो होता है ये phi होता है, phi के एडजेसेंट में होता है R, इधर क्या होता है? X, और इधर होता है Z। तो cos phi क्या आएगा? बोलो भाई, R अपॉन Z। तो R रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ohms, Z की वैल्यू 50 ohms। तो cos phi इज 30 अपॉन 50। तो phi क्या आएगा? cos इनवर्स ऑफ 30 डिवाइड बाय 50। यू डू इट ऑन कैलसी। phi का वैल्यू कितना आया? 0.6। तो इस तरह से वो cos phi का वैल्यू 0.6 आया। आप ये रेजिस्टेंस ट्रायंगल रफ वर्क में ड्रॉ करना है। ओके, ये सारे ट्रायंगल्स ट्यूशन के नोटबुक में अच्छे से लिखवा के दिए है। रिएक्टिव पावर VI sin phi। तो वोल्टेज आप पता है 230 वोल्ट्स, करंट पता है 4.6 एम्पियर। cos sin phi कैसे करोगे? sin phi देखो, sin इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट कितना है? X अपॉन Z। या यहाँ पे X नहीं है, XL है, XL अपॉन Z। समझ में आ गया? तो इसलिए XL अपॉन Z किया है 0.8। तो इससे ये आया 846.4 VAR। एपरेंट पावर सबसे आसान, V इंटू I, 230 वोल्ट्स इंटू 4.6 एम्पियर। तो इसका यूनिट क्या है? 1058 वोल्ट एम्पियर। तो सबका यूनिट प्रॉपर देना एग्जाम में जरूरी है, तो ये आप फुल मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट, with the help of a diagram show how to get a single phase supply from a 3-phase supply system। तो कैसा रहता है? बहुत सारे घरों में लोग जानबूझ के 3 फेज सप्लाई लेते हैं। क्यों 3 फेज सप्लाई लेते हैं? मैं आपको रीजन बताता हूं। मान लो बड़ी बिल्डिंग है, मेरी खुद की 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो मैं वहां पे MACB को ऑर्डर दूंगा कि मेरे को 3 फेज सप्लाई दो। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें मेरे घर में 3 फेज सप्लाई पे ही चलेगी। जैसे कि मेरा लिफ्ट, वो 3 फेज सप्लाई पे चलेगा। मैं कार की चार्जिंग कर रहा हूं, तो कार की चार्जिंग किस पे चलेगी? 3 फेज। 2 व्हीलर की नहीं, कार की चार्जिंग 3 फेज पे चलेगी। तो 3 फेज लेके भी कुछ उपकरण ऐसे हैं जो सिंगल फेज पे चलते हैं, तो उनको कैसे चलाया जाए, तो वो हम सीखेंगे। आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया? तो कैसा रहता है? 3 फेज में 3 फेज होते हैं। कौन से फेज? देखो, रेड, येलो एंड ब्लू। आर, फिर कौन होता है? वाई, और कौन रहता है? बी। तो आसान रहता है। देखो कैसा है, और इसमें क्या रहेगा? एक न्यूट्रल रहेगा। इसमें क्या रहेगा? न्यूट्रल। तो भाई यू कैन क्लब नंबर 1 टू यूज 3 phase, that is
कितना वोल्ट? 415 वोल्ट्स। एज अ सिंगल फेज, सिंगल फेज कितना होता है? दैट इज ये 415 वोल्ट्स, ये इंडिया का है, 420 वोल्ट रहता है। आपने गाना भी सुना होगा, 420 वोल्ट तेरा बिजली का मुझे लग गया, वो ऐसा कुछ रहता है ना। तो थ्री फेज का वोल्टेज कितना होता है? 420 के आसपास होता है, ठीक है। और सिंगल फेज हमारे यहाँ पे 230 वोल्ट के आसपास होता है, दैट इज कितना? 230 वोल्ट। टू यूज थ्री फेज एज अ सिंगल फेज क्या करना पड़ता है? देखो मैथमेटिकली ठीक है, वोल्टेज फॉर सिंगल फेज, वोल्टेज फॉर सिंगल फेज आपको क्या करना पड़ता है भाई? ये क्या करो, 415 इसको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज रिलेशन अभी अभी डिराइव किया ना मैंने, स्टार कनेक्टेड लोड में कंसीडर करो, ठीक है। कन्वर्ट टू स्टार कनेक्टेड लोड, कन्वर्ट टू स्टार कनेक्टेड कनेक्शन, कन्वर्ट टू स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन के लिए आपको पता है रिलेशन, अभी अभी डिराइव करके दिया, मैं दिखाता हूं। स्टार कनेक्शन में कहां पे गया? हाँ, ये देखो, लाइन वोल्टेज इज √3 टाइम्स फेज वोल्टेज, या फेज वोल्टेज इज 1/√3 टाइम्स लाइन वोल्टेज। तो सिंगल फेज के लिए, फॉर सिंगल फेज वोल्टेज इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स थ्री फेज वोल्टेज। मतलब क्या? देखो भाई, 1/√3 इंटू कितना बोला मैंने? 415, 415 या 420 कुछ भी हो सकता है, करो तो कैलसी में करो। 415 डिवाइड बाय √3 कितना होता है? 230। कितना हो रहा है? 415 डिवाइड बाय √3 कितना हो रहा है? 239.6। 239.6। अच्छा मान लो 420 लेता, 420 डिवाइड बाय √3 कितना होता है? 242.4। हाँ, तो 420 रहा तो कितना रहेगा? 242। और हमारे जो उपकरण है इंडिया में, फैन हो गया, लाइट हो गया, वो किसके ऊपर चलते हैं? 240 वोल्ट पे चलते हैं, 230 या 240 के बीच में वैरी हुआ तो चलता है। किस किस को इमेजिन हो गया मैं क्या बोला? तो इसको यूज करना है तो क्या करने का? ये देखो, न्यूट्रल की वायर लेने की, और ये RYB में से कोई भी एक सिंगल लाइन ले लो। इसको लाइन 1 बोलता हूं, इसको लाइन 2 बोलता हूं, इसको लाइन 3 बोलता हूं। मान लो मैंने लाइन 3 और न्यूट्रल ले लिया, और इन दोनों के जोड़ के, दो ही तो फेज लगते हैं अपने को, फैन को कनेक्ट कर दिया, तो फैन घूमना चालू हो जाएगा। किस किस को समझ में आ गया? कोई तो भी एक फेज लो और न्यूट्रल लो, लेकिन ये फेजेस किस में कनेक्टेड होने चाहिए? स्टार कनेक्शन में, ठीक है। सो टू यूज, फोर्थ पॉइंट, सो टू यूज थ्री फेज एज सिंगल फेज, टेक any line from L1, L2, L3, take any one line चाहिए था, any one line from L1, L2, L3 and other wire from N, N मतलब न्यूट्रल, दोनों को जोड़ दो and connect them to load, and connect them to load मतलब क्या रहता है? that is example बोलो ना, fan, light etc. suitable for single phase, connect them to load suitable for single phase. Use can use them easily, we can use them easily, ठीक है। तो थ्री फेज सप्लाई घर में लेने का फायदा क्या है? थ्री फेज उपकरण जो है वो भी चलेंगे और सिंगल फेज उपकरण है वो भी चलेंगे। किस किस को समझ में आ गया कंसेप्ट?
तो ये एग्जाम में आंसर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे फैन लगा दिया मैंने, आप लाइट लगा दो, कुछ भी लगा दो, चलता है, ठीक है। न्यूट्रल के कितने भी जोड़ निकल सकते हैं, न्यूट्रल कहाँ रहता है, ग्राउंड को कनेक्टेड रहता है ना, तो अर्थिंग से कितने भी वायर आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपने मान लो या न्यूट्रल से और एक आर को कनेक्ट कर दिया, एक ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट भी चलेगा, ठीक है। लेकिन एक ही वायर लेना है, आर वाई बी में से कोई तो भी एक वायर लेनी है, सारे वायर्स नहीं लेने हैं। सबको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? तो ऐसा ये है। उसके बाद में न्यूमेरिकल पूछा इसमें, 3 फेज कंसिस्ट ऑफ 100 ohm resistance in each branch and is connected to 3 phase 415 volts and 50 hertz supply। मैंने 415 यही से लिया था, ये न्यूमेरिकल से। ओके, कैलकुलेट फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, एक्टिव पावर व्हेन लोड इज कनेक्टेड इन स्टार एंड व्हेन लोड इज कनेक्टेड इन डेल्टा। दोनों केस के लिए करना है। तो गाइस यहां पे देखो, 3 फेज सप्लाई वोल्टेज आर इज व्हाट 100 ohms, वीएल इज 415 volts, फ्रीक्वेंसी इज 50 hertz। अब सबसे पहले करते हैं फॉर स्टार कनेक्टेड लोड, फॉर स्टार कनेक्टेड लोड। स्टार कनेक्टेड लोड के लिए क्या रहेगा बोलो, वी फेज इज व्हाट वीएल अपॉन √3। वी फेज दिया हुआ है, सॉरी वीएल दिया हुआ है 415 अपॉन √3। कैल्सी में डालो, यू विल गेट दिस आंसर 239.6 वोल्ट्स। कैल्सी में करके देखना, थोड़ा इधर उधर होगा पॉइंट के बाद। फेज करंट क्या होगा, इट इज गड़बड़ हो गया भाई, हाँ बरोबर है। फेज करंट क्या होगा, फेज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। फेज वोल्टेज कितना है, कॉपी करो, पेस्ट करो। रेजिस्टेंस कितना है हमारा 100 ohms, डिवाइड करो 2.396 एम्पियर। लाइन करंट स्टार कनेक्टेड के लिए अभी अभी मैंने डिराइव करके दिया, लाइन करंट इज सेम एज फेज करंट, तो दोनों क्या रहेंगे सेम, ठीक है। ये कौन है लाइन करंट, ये कौन है फेज करंट। ओके, एक्टिव पावर इज √3 टाइम्स VL/IL cos phi। अभी अभी डिराइव कर दिया, √3 टाइम्स VL का वैल्यू, VL का चला गया 415, IL का वैल्यू यहां से 2.396 इंटू cos phi। cos phi दिया नहीं है, यहां पे 1 कंसीडर करो, एज्यूम करो 1। तो कैल्शियम में कितना आ रहा है 1721 वैट, सही आ रहा है क्या? ओके, या फिर 3 डिजिट्स वहां पे शिफ्ट किया तो किलोवाट आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर डेल्टा कनेक्शन फेज वोल्टेज, डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों क्या रहते हैं सेम। तो क्वेश्चन में दिया था 415 वोल्ट, वही लिख दिया। फेज करंट कैसे करोगे, फेज करंट इज फेज वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। फेज वोल्टेज दिया हुआ है 415 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया है 100 एम्पियर, 415 डिवाइड बाय 100 क्या आ गया 4.15 एम्पियर। लाइन करंट कैसे करोगे, इट इज √3 टाइम्स फेज करंट, √3 टाइम्स 4.15, तो कितना आया 7.19 एम्पियर। एक्टिव पावर क्या रहता है √3 टाइम्स VL/IL cos phi, तो √3 टाइम्स VL 415 है हमारे पास, यहां से देखो, और IL 7.19 इंटू cos phi दिया नहीं है तो क्या एज्यूम करो 1, 5163 वैट, या 3 डिजिट वो साइड शिफ्ट करो तो 5.163 किलोवाट। तो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 4।